अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी डिटेल से समझने वाली है, क्योंकि ये रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो रही है काफ़ी डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे इस थ्योरी के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जस्ट अपने क्वेश्चंस करें, तो बेटा वो ये वीडियो जो है थोड़ी सी फॉरवर्ड करके, और जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उससे ऊपर समरी लिखी होगी थोड़ी सी, उस समरी को अंडरस्टैंड करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम कंप्लीट कंसेप्चुअल स्टडी करें, मुकम्मल तौर पर समझें कि हाउ फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम आर यूज्ड इन रियल लाइफ, तो वो डिटेल के साथ इस थ्योरी को समझें। तो बेटा, इन रियल लाइफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आर अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज सच एज पॉलिनोमियल रिग्रेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कोडिंग थ्योरी। ये बेटा तीन चीजें आपकी बुक में जो एक्सप्लेन की गई हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में और कोडिंग थ्योरी में इस्तेमाल हो रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो बेटा सबसे पहले हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को स्टडी करते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल रिग्रेशन को समझने से पहले आपको रिग्रेशन एनालिसिस का पता होना चाहिए। बेटा ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है, शुमारियाती तरीकाकार है, यूज टू फाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये एक ऐसा आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें आप क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप जो है वो मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा इसकी एग्जांपल एक आप लोगों को देते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, आप जो मार्क्स हासिल करते हैं वो आपके स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब मार्क्स चूंकि डिपेंड कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम यूजुअली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके स्टडी आवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आप उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक्स होता है आमतौर पर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप जो है वो एक आवर जो है वो डेली पढ़ते हैं, तो फर्ज कर लेते हैं आपके मार्क्स 40 आते हैं मैथमेटिक्स में। यही अगर आप अपनी स्टडी आवर्स इंक्रीज कर देते हैं, तो सपोज दैट कि आपके मार्क्स बढ़कर 50 हो जाते हैं। अगर आप डेली 3 आवर्स टाइम देते हैं, तो फर्ज किया कि मार्क्स 60 हो जाते हैं। 4 आवर्स डेली टाइम पढ़ते हैं, तो आपके 70 मार्क्स आते हैं। यानी जैसे जैसे स्टडी आवर्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे मार्क्स भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंटली आप जितनी देर मर्जी पढ़ सकते हैं, ये आपका रिजल्ट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा ये चीज जो है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन ये मैंने लिखा है ना, 1 आवर से 40 नंबर आएंगे, 2 आवर से 50 आएंगे, 3 आवर से 60 आएंगे, 4 आवर से 70 आएंगे। तो ये बेटा जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। ठीक है जी। अब ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा इसी तरह का ही रहे। मिसाल के तौर पर अगर आप, हाँ जी, यहाँ पर मैंने एक और बात कही है बेटा कि वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए मार्क्स का ताल्लुक सिर्फ जो है वो स्टडी आवर्स के साथ नहीं है। मार्क्स जो है आपका, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, स्टडी आवर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आपके स्लीपिंग आवर के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पर भी डिपेंड कर रहे हैं, आपकी डाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आप क्या चीज खाते हैं क्या पीते हैं। मतलब आप डाइट आपकी हेल्दी होगी तो आप सेहतमंद रहेंगे, नींद पूरी होगी, स्टडी प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव करेंगी। यानी कि रिजल्ट का डिपेंडेंट सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर है। तो यही डेफिनेशन में बात लिखी गई है कि ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम रिलेशन निकालते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन को मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर किया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया। तो बेटा पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो क्या है,
ये एक टाइप है रिग्रेशन एनालिसिस की, यानी यही जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा, जिसको हम डिटेल के साथ अभी हमने डिस्कस करना है। ये एक रिग्रेशन एनालिसिस की एक टाइप है जहां पर हम रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन जो है बनाते हैं एज nth डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि हम इनके दरमियान जो रिलेशन है ना वो nth डिग्री पॉलिनोमियल की शक्ल में जो है वो बिल्ड करते हैं, उसकी शक्ल में बनाते हैं एज nth डिग्री पॉलिनोमियल। इसको बेटा हम समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। बेटा ये जो साइड पर एग्जांपल दिया आपको कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऐसी सूरत में इनका जो रिलेशन बनेगा अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, इधर स्टडी आवर्स होंगे, इधर मार्क्स आपके होंगे, और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये यूजुअली ग्राफ जो है वो किस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन टाइप आएगा, क्योंकि एक रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। जैसे मैं एक एक आवर इंक्रीज कर रहा हूँ तो 10 मार्क्स उधर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये लीनियर इनका ग्राफ बनेगा। और जब ग्राफ लीनियर बनता है तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास रिलेशन होता है उसे लीनियर, वो लीनियर पॉलिनोमियल की शक्ल में बनता है। जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टी, ये लीनियर बनता है। तो लीनियर फंक्शन जो होते हैं ना उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये सिंपल रिलेशन है जिसमें एक रेगुलर इंटरवल के साथ किसी चीज में इजाफा हो रहा है, डिपेंडेंट एक स्मूथ तरीके के साथ जो है वो इंक्रीज कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनेगा ना, ये रिलेशन इस इक्वेशन को ही कहते हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो रिलेशन बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, एक लीनियर बन रहा है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ऐसा नहीं होता। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा कि हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टडी आवर्स को छोड़ दें, वैसे एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इनपुट मेरे पास है 1 2 3 4 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ये वैल्यूज हैं, जबकि y पहले 2 है, सपोज दैट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर वैल्यू की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 26 है। तो बेटा आप लोग देख रहे हैं कि अब y में जो इजाफा है वो इरेगुलरली हो रहा है, इरेगुलर मेथड से हो रहे हैं। जैसे कि पहले इजाफा कितना हुआ 3 का, फिर कितना हुआ 5 का, फिर ओनली 2 का, और फिर उसके बाद 9 का जो है वो इजाफा हुआ। तो इजाफा जो हो रहा है, इंक्रीज जो हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेगुलरली इंक्रीज होने के साथ साथ जो y है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में जो ग्राफ है वो कभी भी लीनियर नहीं बनेगा, तो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा जिसको हम कर्व भी कहते हैं। ठीक है जी, ग्राफ इनका जब रिलेशन बनाएंगे ना तो ग्राफ इज लाइक दिस कर्व बनेगा। ठीक है जी, इस तरह का ये जिस भी तरह का हो गया, एक जनरल एग्जांपल दी है। तो बेटा इस कर्व के लिए फिर कभी भी हमारा जो फंक्शन होगा या जो रिलेशन होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा। तो ऐसी सूरत में हमारा क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र, इस तरह का बन सकता है। या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बन सकती है, ये क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक इस तरह की बन सकती है। ज्यादा कम्प्लेक्स अगर हमारे पास कर्व आ जाए, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स क्यूब, ये इस तरह का बनेगा। लिहाजा पता ये चला कि जब हमने रिलेशन जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक सबूत हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो मॉडल बनता है, दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो लीनियर होता है। लेकिन इन केस के अगर दोनों में इनपुट के साथ साथ आउटपुट में वेरिएशन जो है वो इरेगुलर पैटर्न से आ रही हो, तो फिर हमें किसकी जरूरत होती है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ये बन गया है। बेटा कुछ एग्जांपल इसकी आप लोगों को देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है बेटा, और वो एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज करता है और उससे उसकी सेल जो है वो बनती है। अपने जो जो भी शॉप है, मोबाइल शॉप है या कोई सी भी है, वो उसकी एडवर्टाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1K एडवर्टीजमेंट पे करता है खर्च, तो सपोज दैट कि उसकी सेल होती है उस मंथ में 10K 10,000। अगर वो किसी मंथ में 2,000 की एडवर्टाइज के ऊपर पैसे लगाता है, तो फर्ज किया कि उसमें 18K, फर्ज किया कि अगर वो 3 के एडवर्टाइज करता है तो उसमें 31K, फर्ज किया 4 के अगर एडवर्टाइज करता है तो उसमें 50K, 5 के एडवर्टाइजमेंट
रुपए लगाता है तो 76 के, मतलब कि ये तो अंडरस्टूड होगी ना बात कि जितनी वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसे ज्यादा खर्च करेगा, उतनी उसकी सेल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएगा, एडवर्टाइज करने का मतलब है तो ज्यादा। लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न से नहीं, जैसे कि पहले 8K का इजाफा हो रहा है, उसके बाद जो हमारे पास 13K का इजाफा हो रहा है, फिर 19 का इजाफा हो रहा है, उसके बाद हमारे पास 26 का इजाफा हो रहा है। इरेगुलर पैटर्न से इंक्रीज हो रही है सेल, रेगुलर पैटर्न से तो नहीं ना हो सकती। तो ऐसी सूरत में इनका जो एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगा रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, जबकि सेल इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना वो पैसा खर्च करेगा उतना ज्यादा उसकी सेल होगी। तो ऐसी सूरत में जो इनके दरमियान रिलेशन बनेगा ना, वो क्या बनेगा, लाइक अ कर्व बनेगा। किसी भी तरह का कर्व बन सकता है। तो इस कर्व को, ये डाटा जो इसका होगा बेटा, ये जो डाटा होगा वो शॉपकीपर क्या करेगा, अपने कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर उसका जो है ना वो एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बनाएगा, जस्ट लाइक दिस, एक मॉडल बिल्ड करेगा। और ये मॉडल से फिर जो है उसकी प्रिडिक्शन हो जाएगी कि वो इस मॉडल में एक्स, यानी ये एक्स है, कितने रुपए यहाँ पे खर्च करेगा और कितनी उसकी जो है वो सेल आएगी। जैसे कि ये एक मॉडल बन गया ना, ये जो डाटा दिया जाएगा ना उसकी मंथली सेल्स फिगर्स का, जब डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्यूटर उसके कर्व के लिहाज से ऑटोमेटिकली जो है वो उसका क्या बना देगा, एक मॉडल बना देगा। और ये मॉडल बताएगा कि उसमें जो है वो किस तरह से उसकी जो है वो सेल मंथली इंक्रीज करेगी। इसी तरह की एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, इरेगुलर एग्जांपल की। मसलन आइसक्रीम की एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम की एग्जांपल लेते हैं बेटा। आइसक्रीम में फर्ज किया कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री है, इधर थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो लोग ज्यादा आइसक्रीम तो नहीं ना खाएंगे। तो आइसक्रीम जो है वो फर्ज किया उस शॉपकीपर की बिक रही है, फर्ज किया 100 बिक रही है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ के 25 हुआ तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा बिकी, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा पसंद की। 30 डिग्री गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, फर्ज किया 260 होगी। 35 डिग्री पर फर्ज कर लेते हैं कि 430 लगा लेते हैं चलें, और 40 पर फर्ज किया बहुत ज्यादा, उसकी 700 बिक जाती है। तो देखिए इंक्रीज रेगुलरली नहीं हो रहा है, पहले 60 का हुआ है, फिर 100 का हुआ है, इस तरह से आगे इंक्रीज। तो लिहाजा रोजमर्रा जिंदगी में हमारी कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें हम चेंजिंग लेके आते हैं, तो जो आगे आउटपुट होता है या जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें इजाफा जो है वो रेगुलरली होना जरूरी नहीं होता, वो इरेगुलरली इजाफा होता है। तो जब इस तरह से इजाफा होगा, ग्राफ क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। और ग्राफ को कर्व जब बनता है तो उस वक्त हमारे पास हमें किसकी जरूरत होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल की जरूरत होती है जो कि डिग्री उसकी ज्यादा हो। क्वाड्रेटिक स्केयर है, क्यूबिक 3 पावर है, 4 वाली, 5 वाली। तो ये जब एक मॉडल बन जाता है तो इससे वो जो शॉपकीपर है या वो कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपनी सेल्स का इससे असेस कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि मैं कितनी इनपुट दूंगा तो मुझे कितनी आउटपुट मिलेगी। ये मॉडल जो है ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके के साथ अगर बनता है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे बनेगा, जब इसमें एरर कम से कम आएगा। एरर कम से कम आएगा मतलब कि आप लोगों के जो डाटा है, ये जो आपने डाटा प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस डाटा की मदद से आपके एक ऐसा कर्व, और उस कर्व के लिहाज से एक ऐसा जो है वो मॉडल बनाएगा इनपुट और आउटपुट के दरमियान, कि जो आप लोगों के प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू को कम से कम जो है वो कर दे, उनमें डिफरेंस बहुत कम से कम ले आए। तो बेटा ये जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये इनका अभी तक आपको सर पैर नजर नहीं आ रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो एक्चुअली बेटा ये डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा एक मेन चीज है। ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन का जो मॉडल है, ये एक बन जाता है जब कंप्यूटराइज तरीके के साथ। इसको बनाने का एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये जब आपकी डिफरेंट तरह की जो इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज हैं उससे ग्राफ बनता है नॉन लीनियर, वहां से एक आपके लिए स्टेटिस्टिकल पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बन जाता है, जिससे आप अपनी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, तो उससे आपकी सेल कितनी होगी। तो ये एक डेली लाइफ में है, बिजनेसमैन के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो अब यहाँ पर एक एरर, जो मेन चीज है, हमें एरर जो है वो फाइंड करना होता है कि हमारा एरर अगर कम से कम आएगा तो हमारा उतना ही मॉडल जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा जो है वो हमें आउटपुट हासिल होगा। मसलन एरर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड। तो बेटा एक्चुअली जो प्रिडिक्टेड, सॉरी प्रिडिक्टेड स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, ऑब्जर्व्ड होती है एक्चुअल वैल्यू जो होती है, और प्रिडिक्टेड क्या होती है, जो हमने यहाँ से प्रिडिक्ट की होती है अपने मॉडल से, जो हमने बताई होती है कि हमारे पास इतना
जैसे कि अब अगर 4 के इन्वेस्टमेंट की किसी शख्स ने यहाँ पर 4 पुट करके और उसको उसने प्रेडिक्ट किया कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा 50,000 का। अगर मैं 4,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना जो है वो आउटपुट मिलेगा, 50,000 मुझे आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब वो 4 के एडवर्टाइज करता है तो 50,000 की सेल थोड़ी होती है उसको। उसको सेल फर्ज किया 49,000 की हो जाए, 48,000 की हो जाए, 45,000 की हो जाए, तो डिफरेंस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे, ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड वैल्यू का। और इसको परसेंटेज में भी हम ला सकते हैं। परसेंटेज एरर अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर एरर की वैल्यू लिखेंगे और उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू से डिवाइड करके और उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है, अगर बात समझ आई है तो। इसके बाद दूसरी चीज़ जो बेटा आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल वो है डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में या दूसरी डिजिटल डिवाइसेस लाइक मोबाइल वगैरह में, टू एनालाइज, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स लाइक साउंड, इमेजेस और सेंसर डाटा वगैरह। मतलब कि मुख्तलिफ तरह की जो सिग्नल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, डाटा को या साउंड को इम्प्रूव करने के लिए जो हम जो है वो डिजिटल डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, याद कर लेना है। वजाहत करता हूँ मैं। इसमें बेटा हमारे पास एक होता है ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को बेटा हम ज़ाहिर करते हैं एच ऑफ जी से, और ये आमतौर पर आउटपुट और इनपुट की रेशो को कहते हैं। आउटपुट को हम अपने सिलेबस में बी ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनपुट को हम ए ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। मैथमेटिकल इसको समझना है तो बहुत इजी है बेटा, ये सिर्फ फार्मूला है। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाना है तो बेटा ये काफ़ी डिटेल है इसकी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं कि बेटा ये हमारे पास यहाँ से हम जो सिस्टम को देंगे, ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। ई एफ लिख देता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जी है। हम इसको कुछ ना कुछ इनपुट देंगे और इससे हम क्या हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट। तो इनपुट को किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, किस तरह से ये ट्रांसफर करता है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां पैदा करता है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ये सारे काम करते हैं, ट्रांसफर करता है ना वो। अब देखें इनपुट, मिसाल के तौर पर इनपुट जो है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये मैं एक ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर, वाटर फिल्टर है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बेटा इनपुट में मैं इसको कुछ पानी दे रहा हूँ, वाटर दे रहा हूँ, लेकिन उस वाटर में इंक्लूड है डस्ट भी है, उसमें सैंड भी है, एटसेट्रा, और भी कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन जो है, ये लाइक अ फिल्टर है। ये क्या करेगा, आगे सारे का सारा पानी एज इट इज ट्रांसफर नहीं करेगा। ये सिर्फ क्लीन वाटर जो है वो आगे देगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है, जबकि रेस्ट ऑफ दी चीजें जो हैं उनको वो फिल्टर कर देगा। तो लिहाजा इसने इनपुट की अननेसेसरी चीजों को खत्म किया, अनवांटेड चीजों को, और जो जरूरी चीज थी उसको आगे ट्रांसमिट किया। तो इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, ये आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे इनपुट को किसी और वे से आगे जो है वो ट्रांसफर कर। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी बात। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को इस वक्त जो है वो टीच कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो है, ये सपोज है कि मेरा जो माइक है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, जो माइक में यूज कर रहा हूँ। अब इसमें जो इनपुट साउंड जा रही है, ये एक साउंड जा रही है इनपुट। अब ये साउंड कौन सी है, इंक्लूडिंग माय वॉइस, इसी में बर्ड्स की वॉइस भी है, इसी में नॉइस भी है। किस चीज की नॉइस है, मसलन हॉर्न्स है गाड़ियों के। ठीक है जी। और बाइक्स वगैरह का शोर है, फैन का शोर है, एटसेट्रा। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर जो है वो यहाँ पर इसमें माइक में आके टकरा रही हैं। लेकिन माइक क्या कर रहा है कि माइक चाहता है कि सिर्फ आगे जो है वो क्लियर वॉइस जाए,
तो वो जो आउटपुट देगा ना, आउटपुट वो क्या होगी, वो एक क्लियर साउंड होगी, ठीक है ना? क्लियर वॉइस होगी, जो कि मेरी आवाज़ होगी, जो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को तक जाएगी और बाकी जितनी भी चीज़ें ना उनको वो फ़िल्टर कर देगा। लिहाज़ा ट्रांसफर फंक्शन इज़ लाइक अ फ़िल्टर। ये क्या करता है, अननेसेसरी चीज़ों को फ़िल्टर करके और आउटपुट जो है वो नेसेसरी चीज़ों के साथ जो है वो भेज देता है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन का काम है कि उसको हम इनपुट देते हैं और उसमें कोई ना कोई चेंजिंग करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। एच ऑफ ज़ी फार्मूला है बीज़ी डिवाइडेड बाय एज़ी, ठीक हो गया? अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आती हैं ज़ीरोज़ और दूसरी आती हैं पोल्स, उनको समझते हैं। बेटा इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है ज़ीरोज़ एंड पोल्स। तो ज़ीरोज़ जो है ना बेटा, ये क्या हैं, पोल्स क्या हैं? ट्रांसफर फंक्शन जो है कुछ अननेसेसरी चीज़ों को जो है वो अननेसेसरी जो है वो थिंग्स कह देता हूँ मैं, उनको वो क्या कर रहा है, टोटली तौर पर रिमूव कर रहा है। उनको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, यानी उनको नलीफाई कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, आगे गुज़रने नहीं दे रहा, तो ऐसी ए इसमें फिर ट्रांसफर फंक्शन एज़ अ ज़ीरो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना? ज़ीरो का मतलब है कि किसी अननेसेसरी चीज़ को टोटली तौर पर ख़त्म कर देना है और जिन चीज़ों को वो अलाउ कर रहा है, अलाउ टू पास, ट्रांसफर फंक्शन जिन चीज़ों को गुज़रने दे रहा है या उनको एनहांस कर रहा है, यानी उनको बढ़ा रहा है, उनका इफ़ेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसी उसमें फिर ट्रांसफर फंक्शन एज़ अ पोल बिहेव करता है। ठीक है जी, फर्दर इसको समझने के लिए हम कुछ जो है वो डेली लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल जो है वो ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं 2 दूँगा बेटा, ज़्यादा हो जाती है थ्योरी फिर। सपोज़ दैट एक सिंपल एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये एक सेल फ़ोन है, उसी से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम। अब इसके ऊपर जो है मेरे पास इसमें जो है वो जैज़ की जो है वो सिम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो इनपुट आके पड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान में कौन-कौन से नेटवर्क हैं? जैज़ हो गया, टेलीनॉर हो गया, ज़ोंग हो गया और यूफ़ोन हो गया। अब ये तमाम जो एयरलाइन्स हैं इनके जो जितने ये हमारे पास हैं कंपनीज़ हैं, उन सब के सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ पर आके सेल फ़ोन के ऊपर आके पड़ रहे हैं। लेकिन वो किसके सिग्नल्स पिक कर रहा है? ओनली जैज़ के सिग्नल्स जो हैं वो आउटपुट में सिर्फ़ क्या आ रहे हैं? जैज़ के सिग्नल्स आ रहे हैं क्योंकि सिम ही उसकी डाली हुई है। तो बाकी अनवांटेड जो सिग्नल्स हैं ना, उनको वो पास आउट अपने अंदर से नहीं करने दे रहा। तो जिन चीज़ों को ये पास आउट नहीं करने दे रहा, उनको नलिफ़ाई कर रहा है, उस वक़्त ये क्या बिहेव कर रहा है? एज़ अ ज़ीरो, यानी ये चीज़ें एज़ अ ज़ीरो बिहेव कर रही हैं, जबकि ये चीज़ एज़ अ पोल बिहेव कर रही है, ठीक है? तो जो चीज़ें पास आउट कर जाएँगी वो पोल होंगी और जो नलिफ़ाई हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी, वो क्या हो जाएँगी? ज़ीरोज़ हो जाएँगी, ठीक है? ज़ीरो और पोल का ये मतलब है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लाहौर में सपोज़ दैट ये रिंग रोड है, इस पे ट्रैफ़िक आ रही है, इनपुट में और आउटपुट में भी कुछ जा रही है और ये वहाँ पे चेक पोस्ट है। अब यहाँ पर बाइक्स भी हैं, रिक्शाज़ भी हैं, कार्स भी हैं, लोडर्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, एटसेट्रा। तो ये चेक पोस्ट वाला जो है वो इन दोनों को फ़ौरन कहेगा कि भई नॉट अलाउड टू पास, आप रिंग रोड पर नहीं चला सकते, तो आप यहीं से बाइक अपनी वापस ले जाइए, रिक्शा वापस ले जाएँ, जबकि बाकियों को गुज़रने देगा। तो जिन चीज़ों के इफ़ेक्ट को वो नलीफ़ाई कर देगा ना, वो क्या हैं? ज़ीरोज़। आगे जो गुज़र गई हैं चीज़ें, वो क्या होंगी? पोल्स। मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, अब हम बात करते हैं डिजिटल की, डिजिटल में क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना? माइक की बात कर लेता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी। माइक क्या कर रहा है, मैं माइक को अलाउ करता हूँ कि सिर्फ़ मेरी साउंड आगे जाए। अब ये माइक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम इस पे सेट करेंगे। सपोज़ दैट मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 100 हर्ट्ज़ के अंदर-अंदर है। सपोज़ दैट वेरिएशन थोड़ी बहुत आ रही है, कभी शार्प हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तेज़ हो जाती है, जैसे भी है। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। इस रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को मैं माइक को कहता हूँ, अलाउ करता हूँ कि वो अपने अंदर से पास करने दे। तो इतनी फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स यहाँ से पास कर जाएँगे, जबकि अगर 20 हर्ट्ज़ वाले सिग्नल्स होंगे या 150 हर्ट्ज़ वाले होंगे तो वो इसमें से पास नहीं करेंगे। लिहाजा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को नलीफाई कर देना, अपने अंदर से ना गुज़रने देना, उस वक़्त ये एज़ अ ज़ीरो बिहेव करता है और जबकि कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को गुज़रने देना, इस चीज़ में वो क्या बिहेव करता है? एज़ अ पोल, यानी ये लाइक एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है।
जो कि किसी भी जो है वो कॉलोनी के बाहर खड़ा हुआ है या किसी घर के या किसी कंपनी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है, कुछ लोगों को वो अंदर नहीं जाने दे रहा, वो कह रहा है कि नहीं भाई आपका अंदर कोई काम नहीं है, उस वक़्त ये गार्ड जो है वो एज़ अ ज़ीरो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को फ़ौरन अंदर एंटर होने दे रहा है, उनको बिल्कुल भी नहीं रोक रहा, तो उस वक़्त एज़ अ पोल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है जी? तो आई थिंक सो कि मुख्तलिफ चीज़ों से आपको समझ आ गई होगी, तो ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट सिग्नल से हम क्या करते हैं, आउटपुट सिग्नल बनाते हैं। तो इनपुट के वो सिग्नल जो आउटपुट में जाएँगे, वो क्या होंगे? पोल्स, और जो नहीं जाएँगे वो क्या होंगे? ज़ीरो। ठीक हो गया बेटा ये चीज़। तो उसके बाद टू फाइंड ज़ीरोज़, हम बी ऑफ ज़ी इसको ज़ीरो पुट करते हैं, ये फैक्टर थ्योरम है, और ये हमारे पास क्या था? आउटपुट्स। क्योंकि आउटपुट में ये चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं ना, आउटपुट में जो चीज़ें ज़ीरो हो जाएँगी, जो आगे जाएँगी ही नहीं, हमने उससे ज़ीरोज़ चेक करने हैं, ठीक है ना? तो ये बी ऑफ ज़ी को पुट करना है आउटपुट। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था आउटपुट को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? बी ज़ी से ज़ाहिर कर रहे हैं। और टू फाइंड पोल्स, पोल्स मालूम करने के लिए हम ए ऑफ ज़ी को जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे। ए ऑफ ज़ी हमारे पास इनपुट है, सारे का सारा इनपुट, उसको ज़ीरो पुट करके हमारे पास आएँगे। सिस्टम स्टेबिलिटी, एक चीज़ इसमें लास्ट जो आ जाती है बेटा, वो सिस्टम की स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल बेटा, अगर हम इनपुट, मैं जनरली बता देता हूँ फिजिकली इसकी, और आउटपुट फिर मैथमेटिकल बताते हैं। इनपुट अगर एक फाइनाइट या महदूद लिमिटेड वे से इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम स्टेबल है। जैसे कि मैं इनपुट दे रहा हूँ 1 1 1 1, आउटपुट हो रही है 2 2.01, फिर 2 2.5 2.5, फिर 2, यानी एक कंट्रोल वे से कभी बढ़ रही है लेकिन फिर कभी वहीं पर आ जाती है। कंट्रोल तरीके से इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है इनपुट से आउटपुट में, तो ये कंट्रोल तरीके से जब कोई काम होता है, सिस्टम क्या होता है? स्टेबल। और अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ 1 1 1 1 1, जबकि यहाँ पर पहले 20, फिर 30, फिर 40, फिर 80, फिर 100, इस तरह से इज़ाफ़ा हो रहा है, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अननेसेसरीली। तो ऐसी सूरत में सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने माइक पे स्पीच की हो कहीं पर, या वैसे जो है वो असेंबली वगैरह कॉलेज स्कूल में, या कहीं पर भी आपने माइक में बोला हो, तो जब माइक में बोल रहे हैं, सपोज दैट की आवाज़ आपकी स्मूथली जा रही है, लेकिन एकदम से शार्प ची की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जो है लाउड स्पीकर में से। तो वो जब आवाज़, एक शोर सी आवाज़ आती है ना, जो कानों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो एकदम से शोर बन जाता है हर तरफ। तो बेटा उस वक़्त जो सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है। जब तक आपकी वॉइस को कंट्रोल तरीके के साथ वो आगे एनहांस करके दे रहा है, बढ़ाकर आगे आउटपुट में दे रहा है, तो उस वक़्त तक सिस्टम क्या है? स्टेबल है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए पोल्स जो है वो हम क्या करते हैं? पोल्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो है वो चेक करते हैं। अगर वो लेस देन 1 आ जाए, तो फिर सिस्टम क्या होता है? स्टेबल, अदरवाइज़ अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल की निशानी है कि पोल की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर क्या आएगी? लेस देन 1, तो फिर सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। तो ये बेटा ओवरऑल था आपके पास रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस। जो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं थे करना चाह रहे, उनके लिए अब यहाँ पे समरी एक आएगी और उसके साथ एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जी, तो बेटा ये इस टॉपिक की समरी है। जो बच्चे जो है वो डायरेक्ट समरी से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो स्टार्ट करें। रियल लाइफ एप्लीकेशन, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में और कोडिंग थ्योरी में। 2 की वज़ाहत आपकी बुक में है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता है, जिसका फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, और फिर परसेंटेज एरर निकालना होता है। ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है, या इसको खाली एरर भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड, इसका मॉड लें, क्योंकि सम टाइम ये माइनस में आ जाता है, परसेंटेज माइनस में होती नहीं, तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ती है मल्टीप्लाई 100%। इस तरह से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल है। बेटा यहाँ पर एक ट्रांसफर फंक्शन होता है एच ऑफ जी बी ऑफ जी ओवर ए ऑफ जी, ये आपको गिवन होता है। अगर वो कहेगा कि आपने जीरोस फाइंड करने हैं, तो आपने बी ऑफ जी यानी न्यूमरेटर को जीरो पुट करना है। अगर वो कहेगा आपने सिस्टम के पोल्स मालूम करने हैं, तो आपने न्यूमरेटर यानी ए ऑफ जी को जीरो पुट करना है। अगर वो आपसे कहेगा कि आपने सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है ट्रांसफर फंक्शन की या सिस्टम की, तो अगर सिस्टम आपका स्टेबल है, तो फिर पोल की जो वैल्यू निकली है, ये पोल की ये लेस देन 1 होनी चाहिए, और अगर अनस्टेबल है तो पोल की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो वो पोल्स की वैल्यू से पता चलेगा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या इसको नोट कर लें। ये इस्तेमाल होंगी अभी तमाम क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, देखें उसको।
तो कह रहा है कंसीडर ए डाटा सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर्स। कोई भी शॉप है, कोई शॉपकीपर है, उसकी मंथली सेल्स का जो डाटा है ना वो हमारे पास मौजूद है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स इज फिटेड टू दिस डाटा। तो ये वाला पॉलिनोमियल रिग्रेशन उसके डाटे में फिट हो रहा है। ये हमने नहीं बनाया, ये कंप्यूटराइज तरीके से बन जाता है। तो गिवन जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल उसकी डाटा में फिट आता है मंथली सेल में, वो है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। इसमें एक्स जो है वो क्या है, मंथ है। वो पुट करेगा तो उसके पास उसकी सेल्स का जो है ना वो आ जाएगा कि वो कितनी सेल हो सकती है। इफ द ऑब्जर्व सेल इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट। अगर जो ऑब्जर्व का मतलब है एक्चुअल, जो एक्चुअल सेल हुई है पांचवें मंथ में वो 240 यूनिट है। बेटा सेल हुई है मतलब कि कोई भी चीज है, अगर फर्स्ट किया उसकी मोबाइल शॉप है तो उसके कितने मोबाइल सेल हुए हैं, 240 यूनिट्स का मतलब है कि 240 मोबाइल उसने सेल की है। ठीक है, किसी भी चीज की शॉप है, जितनी उसने चीजें सेल की ना उनकी तादाद उसके यूनिट्स हैं। तो लिहाजा ये रुपीज नहीं है, ये उनकी तादाद है। तो ऑब्जर्व का मतलब है एक्चुअल जो सेल हुई है ना वो कितनी है फिफ्थ मंथ में, 240 फाइंड परसेंटेज एरर। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया, परसेंटेज एरर की साइड पर लिखा हुआ है, हमें एब्सोल्यूट एरर पहले फाइंड करना है। उसके लिए ऑब्जर्व के साथ साथ प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड बेटा यहाँ से आती है। उसने हमें एक्स कितना दिया है, पांचवा मंथ है ना, तो हम एक्स को 5 पुट कर देंगे इसमें, तो एक्स इज इक्वल टू 5। 5 पुट करके जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, 5 क्यूब प्लस 12 इंटू 5² प्लस 5 माइनस 3। ये जो मॉडल है ना मॉडल, ये इससे प्रिडिक्टेड वैल्यू आती है। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 को सॉरी ये 2 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और ये 5 माइनस 3 2 आ गया 175, और ये बन गया 177 यूनिट्स। ये बेटा जो चीज आई ना ये हमारे पास क्या है, प्रिडिक्टेड है, जो कि हमने कहाँ से निकाली है, जो उसकी मंथली डाटा का जो सेल थी ना उसमें जो फिट हो रहा था पॉलिनोमियल रिग्रेशन, वहां से निकाली है। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर में ए एरर लिख देता हूँ। क्या फार्मूला है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। जी ऑब्जर्व कितनी है उसने स्टेटमेंट में बताई है 240, और माइनस प्रिडिक्टेड कितनी आई है 177। तो ये बेटा इनका डिफरेंस जो है वो कितना बना, 63 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस बना। हमने अब परसेंटेज एरर निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेटा आपने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया। एब्सोल्यूट एरर अभी अभी कितना आया, 63 यूनिट्स। ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, 240 यूनिट्स। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा जस्ट माइनस को प्लस करने के लिए, अब माइनस में तो आया ही नहीं है, तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 26.25%। ये इसका आंसर है बेटा, इतना परसेंटेज एरर आया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वो कह रहा है रिटेलर कंपनी, रिटेलर कहते हैं होलसेल वाले, हैज डेवलप्ड ए पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। वो एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल जो है वो तैयार करवाते हैं अपनी कंपनी के लिए, टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड, जिससे पूरे वीक में उनके पास कितनी डिमांड आएगी, लोग कितनी चीजें जो है वो खरीदना चाहेंगे, वो डिमांड की जो है ना उनकी जो है वो आ जाएगी, प्रिडिक्शन आ जाएगी। ये उन्होंने पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बनाया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डी डब्ल्यू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4, where DW is the demand, D यानी डिमांड है, and W is the week number, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। रिमाइंडर थ्योरम से थर्ड वीक की हमने डिमांड निकालनी है। पहले इस चीज को कर लेते हैं। तो पुट W इज इक्वल टू 3। तीसरे वीक की डिमांड निकालनी है तो W को 3 पुट कर दें, तो D ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। तो इस मॉडल के मुताबिक थर्ड वीक में डिमांड की होगी 3 का स्केयर 9, 9 टू द 18, 3 5 द 15 माइनस 4। तो ये बना 9, 9, और ये अब आपके पास आंसर आ गया 20। तो लिहाजा थर्ड वीक में जो डिमांड कितनी होगी, 20 होगी। एक उसने ये कहा था रिमाइंडर थ्योरम के जरिए डिमांड निकालें थर्ड वीक। रिमाइंडर थ्योरम यही होता है कि हमने ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डब्ल्यू या एक्स, उसकी वैल्यू इसमें पुट करके आंसर लेके आना है। फिर वो कह रहा है तो ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट ऑब्जर्व होती है, जो एक्चुअल डिमांड 22 है, तो प्रेडिक्टेड एरर क्या होगा, वही एब्सोल्यूट एरर को अब हम प्रेडिक्टेड एरर का नाम देंगे। तो फार्मूला प्रेडिक्टेड एरर का ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो उसने दी है क्वेश्चन में वो कितनी दी है, 22 यूनिट्स, जबकि हमने जो निकाली है थर्ड वीक में वो कितनी है, 20 है। तो कितना प्रेडिक्टेड एरर आया, 2 यूनिट्स का। तो बेटा इस क्वेश्चन में उसने
परसेंटेज एरर फाइंड करने का नहीं बोला, तो लिहाजा परसेंटेज एरर हम फाइंड नहीं करेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम DSP हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमरेटर b ऑफ z दिस, यानी उसने हमें ट्रांसफर फंक्शन पूरा नहीं दिया, हमें उसका न्यूमरेटर दे दिया है b ऑफ z जो इक्वल है z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 के। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो आपने फैक्टर थ्योरम की मदद से जीरोस मालूम करने हैं। तो आप लोगों को रिवाइज करवाते चलें कि बेटा ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है वो बी जी डिवाइडेड बाय ए ऑफ जी है। अगर हमने जीरोस फाइंड करने हैं तो बी ऑफ जी को जीरो पुट करना है, पोल्स फाइंड करने हैं तो ए ऑफ जी को जीरो पुट करना है। ये दोनों ही ये जो जीरो पुट कर रहे हैं ना ये फैक्टर थ्योरम ही है। ठीक है जी। अब अगर हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पोल्स की जो वैल्यूज आएंगी अगर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये बेटा अभी जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और एंड वाले क्वेश्चन तक इन सब में हमने या तो जीरोस फाइंड करने हैं या पोल्स निकालनी है या स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर फैक्टर थ्योरम उसने कहा फैक्टर थ्योरम यूज करें। फॉर फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम के लिए हम b ऑफ z को जो है वो किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। तो b ऑफ z जीरो रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस जी माइनस 2 को इक्वल रखेंगे जीरो। तो फैक्टराइज करें बेटा, यहाँ पे 1 है तो ये 2 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 बना, तो 2 का तो एक ही होता है फैक्टर हमेशा 2 1 2, तो लिहाजा जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस जी माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये इसको फैक्टराइज किया गया 9th क्लास 10th क्लास में, और यहाँ पर भी हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें ये डिस्कस किया हुआ है, फैक्टराइज करना आप लोगों को आ चुका होगा। तो ये फैक्टराइजेशन की, इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले दो टर्म्स में से z कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा z माइनस 2, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लिया, z माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया z प्लस 1 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को हम अलग से जीरो के इक्वल रखेंगे, z प्लस 1 को अलग से जीरो रखेंगे और z माइनस 2 को अलग से जीरो रखेंगे। तो यहाँ से प्लस 1 राइट साइड पर जाके माइनस 1 हुआ और यहाँ पे माइनस 2 उधर जाके प्लस हुआ। दिस इंप्लाइज दैट ये जो z की वैल्यूज आई हैं माइनस 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लिखने की बजाय मैं h ऑफ z लिख रहा हूँ। तो ये h ऑफ z के जीरोस हैं और यही उसने हमें कहा था बेटा फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z, यानी इस दफा उसने हमें पूरा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये h ऑफ z यहाँ पे लिख दिया मैंने गिवन सॉल्यूशन के अंदर। फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सेम है, हमने जीरोस फाइंड करने हैं तो हम उसे बताएंगे कि ऊपर वाली टर्म को हम b ऑफ z कहते हैं और डिनोमिनेटर को a ऑफ z कहते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन को हमें नहीं चाहिए होता, हमें जीरोस फाइंड करने के लिए सिर्फ न्यूमिनेटर चाहिए होता है। तो b ऑफ z हमारे पास क्या आया यहाँ पे, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, यानी जो चीज हमें रिक्वायर थी हमने वो चीज यहाँ पे लिख दी है, सारी चीज हमें रिक्वायर नहीं थी। अब फैक्टर थ्योरम के लिए इसको जीरो पुट करेंगे। तो फॉर फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के लिए b ऑफ z जो है बेटा किसके बराबर होता है, जीरो के। तो b ऑफ z को हमने जीरो पुट किया, इसमें वैल्यू पुट करके फैक्टराइज करते हैं। तो b ऑफ z जीरो होने का मतलब है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है। फैक्टराइज करें फिर वो ये आ रहा है बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 बन रहा है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 2 होता है। तो अब इसके फैक्टर ये दोनों खुद ही बनेंगे, तो लिहाजा जी स्क्वायर इसकी जगह पर क्या आएगा प्लस 2z एंड प्लस जी और एंड में क्या आ जाएगा प्लस 2। फैक्टराइज करने का तरीकाकार क्या है, पहली टर्म और एंड वाली टर्म एज इट इज आती है, ये सेंटर वाली होती है ना इसकी जगह पे हम फैक्टर लिखते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से जी कॉमन लिया तो जी प्लस 2 बना, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन तो 1 लिख दिया, जी प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया जी प्लस 1 इंटू जी प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को अलग से हमने जीरो के इक्वल रखा, जी प्लस 1 को भी और जी प्लस 2 को भी जीरो रखा। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आई माइनस 1 और यहाँ से जी की वैल्यू क्या आई माइनस 2। तो इम्प्लाइज दैट
ये जो z की दो वैल्यूज आई हैं -1 -2 आर द जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, पूरा लिख दें या h ऑफ z लिख दें, ये ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस हैं, यही फाइंड करने थे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से। अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन, उसने ट्रांसफर फंक्शन हमें दे दिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जीरोस हमने फाइंड करने हैं कंटिन्यूसली, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा जिसमें जीरोस फाइंड करने हैं। मेथड सेम वही है, ये जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय जी क्यूब प्लस 1 ये गिवन है हमें। अब हमें पता है कि हमें जीरोस फाइंड करने के लिए सिर्फ बी ऑफ जी चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे साइड पर लिख देंगे कि ये बी जी ओवर ए जी होता है। तो ये जो बी ऑफ जी है ये हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5। अब फैक्टर थ्योरम हमने यूज करने, तो फॉर फैक्टर थ्योरम बी ऑफ जी शुड बी जीरो। तो बी ऑफ जी को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, जीरो के। ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसको फैक्टराइज अगर हम करना चाहते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए हम इसको पहले इशारिया खत्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा 5 ओवर इसकी जगह पर डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऊपर 5 और नीचे क्या बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे 1/2 और ये भी 1/2 बना, तो ये हमारे पास टर्म क्या बनी, जी स्क्वायर माइनस 1/2 जी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके बटे में से 2 खत्म करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, जी स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल होके 2 जी स्क्वायर, ये 1 कैंसिल होके जी माइनस ये 2 कैंसिल होके 1 आ गया। अब इसको हमने करना है फैक्टराइज, तो ये 2 और ये 1 मल्टीप्लाई करें 2 आ रहा है, तो कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन में 2 आ रहा है, तो उसी तरह से 2 1 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो फैक्टर इसके बनाए हमने 2 जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बने बेटा 2 1 2। इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, जी भी, तो यहाँ पे क्या बच गया जी माइनस 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो खाली 1 लिख दिया, जी माइनस 1। तो ये बन गया आपके पास 2z प्लस 1 इंटू जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों को अलग से 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 रखा, जी माइनस 1 को भी 0 रखा, तो यहाँ से 1 इधर जाके माइनस और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हुआ, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई +1। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं -1/2 एंड +1 आर द जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जी के, ये जीरोस हैं। तो ये बेटा 3 क्वेश्चंस थे कंटिन्यूसली, जिन तीनों में हमने क्या करना था, हमने जीरोस फाइंड आउट करने थे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लास्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें बेटा हमने पोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखते हैं स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट देखें, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर ए ऑफ जी, यानी उसने पूरा ट्रांसफर फंक्शन नहीं, उसका सिर्फ डिनोमिनेटर दिया है। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने पोल्स फाइंड करना है, तो वही जी की वैल्यू उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे ये जी जो है वो जीरोस हैं, तो यहाँ पर जो जी निकलेंगे वो पोल्स होंगे। एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल, और दूसरा हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो ये बेटा गिवन डाटा में ए ऑफ जी है, और फैक्टर थ्योरम के लिए उसको क्या पुट किया जाता है, जीरो। तो फॉर फैक्टर थ्योरम ए ऑफ जी शुड बी इक्वल टू 0। तो ए ऑफ जी हमारे पास क्या था, जी स्क्वायर माइनस 0.3 जी माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटा। अब इसको फैक्टराइज मैं तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, आप लोगों से अगर होती हो तो कर लीजिएगा, मैं तो इसके डेसिमल पॉइंट्स को खत्म करूंगा। ये बनेगा 3/10 जी माइनस ये बन जाएगा 4/10 इज इक्वल टू 0। अब हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा क्या बनेगा 10 जी स्क्वायर, ये 10 कैंसिल होकर 3 जी, ये 10 कैंसिल होकर 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो क्या बना 40। तो बेटा 40 का फैक्टर बनाना, जिससे 3 आए तो 8 5 40,
और 8 में से 5 माइनस करें तो 3 बनता है। तो फिर याद 10z² एज इट इज, -4 एज इट इज, इसकी जगह पर फैक्टर आएंगे -8z एंड प्लस का 5z। इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, z भी, तो ये बचेगा 5z माइनस 4। यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, तो 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेटा 2z प्लस 1 इंटू 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग से 0 रखा, 2z प्लस 1 को भी 0 रखा, 5z माइनस 4 को भी 0 रखा। तो यहाँ से z की वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो 1 इधर आके -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पर -4 इधर आके प्लस और 5 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको डेसिमल पॉइंट में कर देंगे तो भी बेहतर है। तो -0.5 और ये बनेगा 0.8, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो दिस इंप्लाइज दैट, फ्रैक्शन में भी ठीक है, 0.5 एंड 0.8 आर द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z, ये उसके पोल्स आ गए। नाउ स्टेबिलिटी चेक करनी है हमने, तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया कि ये जो z की पोल्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो लेनी है, तो z मॉड लेंगे, पहले इसका ले लेते हैं -0.5 का मोड। अब मोड का मतलब होता है कि वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये -0.5 प्लस का हो गया और 0.5 1 से छोटा होता है, यानी पॉइंट्स 0 पॉइंट समथिंग हमेशा 1 से लेस होगा। एंड दूसरे वाला चेक करेंगे 0.8 का मोड, तो ये पहले ही प्लस का है तो मोड तो प्लस का ही होता है, तो इस वजह से ये भी लेस देन 1 है। 0.1 0.2 0.8 0.9 ये सारे लेस देन 1 है। तो पता चला दिस इंप्लाइज दैट द सिस्टम इज स्टेबल, द सिस्टम इज स्टेबल। अगर बेटा इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाए तो सिस्टम जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल। तमाम पोल्स, एक भी पोल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती तो ये सिस्टम अनस्टेबल था, लेकिन सारी वैल्यूज लेस देन 1 आई है तो इस वजह से सिस्टम क्या है, स्टेबल। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन होगा, आइए वो करते हैं। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू a ऑफ z, यानी उसने डिनोमिनेटर दे दिया इस दफा भी। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पोल्स, तो पोल्स की लोकेशन मालूम करनी है एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो गिवन हमारे पास a ऑफ z, यानी जो हमें चाहिए होता है पोल्स के लिए वही है z² प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब फॉर फैक्टर थ्योरम इसको 0 रखा जाता है। फॉर फैक्टर थ्योरम b ऑफ z, a ऑफ z सॉरी, a ऑफ z शुड बी 0। ये बनेगा z² प्लस 1.2z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी डेसिमल पॉइंट खत्म करके करूंगा मैं, ये बन जाएगा 12/10, यानी इसकी जगह पे 1 और आगे 0 आ जाएगा, ये बनेगा 35/100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 और आगे 2 जो है वो डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 जीरोस आएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन पहले करें। 2 6 12, 2 5 10, 5 7 35, 5 20 100। ये बन जाएगा z² प्लस 6/5 z प्लस 7/20 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 20 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20। जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 z², ये बन जाएगा 24 z, और ये 20 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 7। ये बेटा आप सोच रहे होंगे कि 24 कैसे है, तो देखें ये क्या था 6/5। आपको रफ में बता देते हैं, 6/5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है बेटा 24। ठीक हो गया। अच्छा, अब 20 और 7 का प्रोडक्ट क्या है 140। 140 के फैक्टर बनाने हैं तो 14 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा है ये वाला 24। तो ये बनेगा 20z², इसकी जगह पर क्या आएगा 14z, और प्लस क्या आ जाएगा 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 आ रहा है कॉमन और z भी आ रहा है, तो 2 10 20 10z, 7 बच जाएगा। यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1 लिखेंगे, 10z प्लस 7। तो हमने 10z प्लस 7 कॉमन लिया तो बन गया 2z प्लस 1 इंटू 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे बेटा,
2z प्लस 1 को अलग से 0 रखेंगे, 10z प्लस 7 को अलग से 0 रखेंगे, तो यहाँ से z क्या आएगा, 1 इधर जाके माइनस और 2 डिवाइड, यहाँ से z क्या आएगा, 7 उधर जाके माइनस और 10 डिवाइड। इनको फ्रैक्शन से कर लें, इशारिया में 0.5 आ जाएगा और माइनस 0.7 आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब बटे की फॉर्म से हमने इशारिये में कर लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारे पास z की दो वैल्यूज आई हैं माइनस 0.5 एंड माइनस 0.7 आर द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z। तो ये एक तो हमने इसके पोल्स निकालने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो z का मॉड लें, पहले माइनस 0.5 का मॉड लें, तो ये माइनस 0.5 मॉड प्लस का कर देगा उसको, तो ये भी लेस देन 1 है। दूसरे वाला लें माइनस 0.7 इसका मॉड, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग मैंने बताया लेस देन 1 होता है। इसका मतलब हुआ द गिवन सिस्टम इज स्टेबल, द सिस्टम इज स्टेबल। तो ये बेटा एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए बेटा तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मजीद भी लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।